स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस का यूज़, यानी कि उसका इस्तेमाल या उसका इतलाक़ कहाँ पर होता है। सो फर्स्ट उसमें है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी या उसकी करेक्टनेस को फाइंड करना। हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल में है इक्वेशन a इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो कि बहुत ही फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है। तो हम इसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट करेंगे कि ये साबित करेंगे कि ये सही भी है या नहीं। सो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। इसमें है ई एनर्जी। एनर्जी को हम दूसरे लफ्ज़ों में वर्क डन के इक्वल भी रख सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। सो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डायमेंशन में निकाली थी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है कैपिटल एल। तो हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन आ गई है एम एल स्क्वायर। एल जो कि बेस सेम है तो पावर है उनकी जो है +1 और +1 वो ऐड होके स्क्वायर बन जाएगी, और टी माइनस टू। अब उसकी राइट हैंड साइड ले लें क्वेश्चन की, एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर एम जो है वो मैस है बॉडी का, उसकी डायमेंशन एम है। सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड कोई भी हो, चाहे वो बॉडी की है चाहे वो लाइट की है, तो वो स्पीड की डायमेंशन सेम ही रहती है एल टी माइनस वन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ली थी, निकाली थी। सो एल टी माइनस वन, और ऊपर स्पीड का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। सो ये बन जाएगी हमारे पास डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एनर्जी की डायमेंशन भी वही आई थी, और मैस और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर की प्रोडक्ट की भी डायमेंशन वही आई है। सो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ही हुआ कि जो इक्वेशन हमने ली थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो डायमेंशनली करेक्ट है। और सेकंड यूज इसका क्या है डायमेंशन एनालिसिस का, टू डिराइव द पॉसिबल फार्मूला। इसमें किसी भी इक्वेशन का फार्मूला डिराइव किया जा सकता है इस डायमेंशन से। सो यहाँ पर हम एग्जांपल में ले रही हैं टाइम पीरियड 1.5। एग्जांपल है चैप्टर 1 से, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में किन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की वजह से टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो तब्दील हो सकता है। तो हम जो एजम्पशंस यहाँ पर लेंगे वो हो सकता है कि टाइम पीरियड उस पर उसकी वजह से चेंज हो जाए या ना भी हो। सो पहला उसमें है टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मैस ऑफ बॉब। ये बनी कि पेंडुलम का जो आपके पास मैस है जिसे हम बॉब कहते हैं, तो उस पर भी टाइम पीरियड डिपेंड करता है। फिर टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ पेंडुलम पर, जो हमने डोरी यूज़ की थी। थर्ड, टाइम पीरियड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, and it also depends upon the angle theta with vertical axis, यानी कि वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। सो हमने इन चारों क्वांटिटीज़ को यहाँ पर टाइम पीरियड के लिहाज से ले लिया है। सो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन और प्रोपोर्शनल टू mass of bob, length of pendulum, gravitational acceleration and angle makes with vertical axis। तो हमें स्टूडेंट्स ये भी पता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर ले ली जाए तो उसके सम पावर्स भी होती हैं। कुछ इक्वेशंस ऐसी होते हैं जिस पर पावर्स भी होती हैं। तो चूँकि हम डायमेंशन एनालिसिस से टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम उसके ऊपर जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हैं उनके सम पावर्स को भी एज्यूम करेंगे, ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि हमारे पास इन वेरिएबल्स की पावर है भी या नहीं। सो मैंने m को पावर नाम दे दिया है a कांस्टेंट, l की पावर b, j ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की c है, और थीटा की d पावर है। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट एक वर्ड आता है कांस्टेंट, यानी कि हम अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कांस्टेंट इसमें यूज़ करते होते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टाइम पीरियड की t इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c और थीटा की पावर d। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटीज़ तो मिल गई हैं जिस पर टाइम पीरियड डिपेंड में भी करता हो, मैस, लेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ, लेकिन उसकी पावर्स अभी भी अननोन है जो हमने क्वेश्चन निकाली है। सो इन पावर्स को फाइंड करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। अब चूँकि हमने
टाइम पीरियड के फार्मूले के अंदर जो वे हमने क्वांटिटीज़ ली थी उनकी पावर्स को फाइंड करना है। उन पावर्स को फाइंड करने के लिए हम डायमेंशंस को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास पहला जो क्वांटिटी है वो मास है। मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, लेंथ की डायमेंशन एल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो एल टी माइनस टू हमने पहले निकाली थी, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। थीटा ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस के साथ जो बन रहा था एंगल सिंपल पैरेलल का, तो उसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दायरे के अंदर जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसको देखेंगे। तो हमने इसमें मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि लेंथ ऑफ जो आर्क है ओवर रेडियस ऑफ सर्कल, ये एंगल थीटा होता है। सो लेंथ ऑफ आर्क ये भी बेसिकली क्या है, लेंथ ही जो बॉडी तय कर रही होती है ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम सिंपल पैरेलल के अंदर। ओवर रेडियस ऑफ सर्कल ये बेसिकली लेंथ के बराबर ये भी है। तो दोनों की डायमेंशन जो कि लेंथ ही है, इसलिए आपके पास थीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल एल माइनस वन, जो कि लेंथ ऑफ आर्क इसकी डायमेंशन भी एल आई है, रेडियस ये भी फासला ही था, इसकी डायमेंशन भी एल होगी, तो ये एल ऊपर जाकर ये भी क्या हो जाएगा, एल माइनस वन। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा थीटा की वैल्यू डायमेंशन में वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यानी कि इसकी डायमेंशन नहीं होगी। सो सेम क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ही इसकी डायमेंशन को स्किप कर दें, या इसको आप इक्वेशन वन के अंदर पुट करके भी इसको ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। सो हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी टाइम पीरियड की, कांस्टेंट तो वैसे है देखा, एम की पावर ए, एल की पावर याद रखिएगा आपके पास बी भी है और यहाँ पर एल की पावर सी भी है, तो इसको मैं कंबाइन फॉर्म में लिख रहा हूँ बी प्लस सी, जो कि बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। टाइम पीरियड की पावर आपके पास क्या है, माइनस टू, और होल पावर क्या है सी, तो आपके पास क्या बन जाएगी टाइम पीरियड की डायमेंशन में पावर माइनस टू सी, और चूँकि थीटा की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या होगी, ज़ीरो। चूँकि आपके पास जो है बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, यहाँ पर डी पावर होगी, इधर माइनस डी होगी, तो डी माइनस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो एल की पावर जब ज़ीरो आ गई तो वन हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, टाइम पीरियड की डायमेंशन। हाँ, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा चूँकि हमने पावर को फाइंड करना है, सो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर एम मैस की डायमेंशन आ रही है, इधर लेंथ की भी है, टाइम की भी है। तो यहाँ पर चूँकि टाइम पीरियड की एक ही आ रही थी, तो मैं अगर यहाँ पर मैस और लेंथ की डायमेंशन को ज़ीरो पावर के अंदर लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन हमारे जो पावर्स वैल्यूज़ हैं वो कंपेयरिंग से यहाँ से आसानी से निकल आएंगी। सो यहाँ से अब हम कंपेयर करेंगे मैस की पावर को डायमेंशन के लिहाज से, फिर लेंथ के लिहाज से, फिर टाइम पीरियड के लिहाज से इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ्स की डायमेंशन को फाइंड करेंगे उसकी पावर में। तो यहाँ पर अगर हम मैथ्स की डायमेंशन की पावर को देखें तो इधर ए है और यहाँ पर क्या है, उसकी पावर ज़ीरो है, तो ए इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली आपके पास आ जाएगी लेंथ की, तो लेंथ के अंदर आपके पास है क्या आ रहा है आंसर, बी प्लस सी। लेफ्ट साइड में क्या है, ज़ीरो, तो बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो बी किसके बराबर आएगा, माइनस सी के। अब सी सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर टाइम पीरियड का पावर माइनस टू सी, और इधर क्या है टी की पावर वन, अगर ना हो तो वन होती है, वन। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस टू सी किसके बराबर आ गया, वन की, और सी की वैल्यू क्या आ गया, माइनस हाफ। तो इस सी की वैल्यू को अगर हम बी की वैल्यू में पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो वैसे रिलेशन में इंटू सी की वैल्यू माइनस हाफ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए और हाफ वैल्यू आ गई। तो इन तमाम वैल्यूज़ को जो हमारे पास पावर्स की थी ए, बी और सी, इसको हम अब दोबारा से इक्वेशन में पुट करेंगे। सो अब वैल्यूज पुट करने से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया है इक्वेशन का, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट, एम की वैल्यू क्या आपके पास थी, ए की ज़ीरो, लेंथ की वैल्यू आपके पास बी की वैल्यू क्या थी, हाफ पावर में, और जे की पावर क्या थी, माइनस हाफ। अगर हम इसको रेशो फॉर्म में लिखें तो हमारे पास एल की पावर हाफ है और जे की चूँकि माइनस हाफ थी, तो रेशो में जाकर नीचे ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो चूँकि हाफ पावर जो है वो स्क्वायर रूट ही होता है, तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को मज़ीद शॉर्ट फॉर्म के अंदर कांस्टेंट इंटू एल ओवर जी का अंडर रूट भी लिख सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने टाइम पीरियड का जो रिलेशन है डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए वो फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर जो उसमें कांस्टेंट मैंने लिखा है वो एक ड्रॉबैक है या एक लिमिट कह सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की, कि उसका हमें आइडिया नहीं होता। ये हमें कोई भी आइडिया नहीं देती डायमेंशन एनालिसिस कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो उसमें रिलेशनशिप होता है
जिसका हम फार्मूला निकालना चाह रहे होते हैं, सिर्फ वही हमें देती है वैल्यू और उसकी पावर्स को निकालना। सो ये हमारे पास है ओरिजिनल टाइम पीरियड का फार्मूला। तो यहाँ पर आपके पास क्वांटिटीज़ क्या है, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट है, ऐसे ही हमने निकाला है। और 2 पाई यहाँ पर क्या है, एक्चुअल के अंदर कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट ही इसमें सपोज किया था। तो ये हमारे पास है टाइम पीरियड का रिलेशन। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं आज। एक तो करेक्टनेस चेक करना है क्वेश्चन की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की और राइट हैंड साइड किसी भी क्वेश्चन की डायमेंशन एनालिसिस के ज़रिए उसको साबित करना। और दूसरा, किसी भी इक्वेशन का फार्मूला डिराइव करना। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल के अंदर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला निकाला था।